Hello everyone. Today we are going to discuss persuasive letters. Persuasion is the process or art of influencing or seeking to influence an individual's opinions and actions by reasoning or intellectual appeal, though depending for its effectiveness in most common cases in non-rational factors. सी यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेरक पत्र। प्रेरक पत्र जो होते हैं एक तरह का ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के मत को, उनके विचार को अपनी तरफ मनवाने के लिए तैयार करता है। तो यह एक ऐसी कला है जो एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को फुसलाने के लिए प्रयोग करता है बेसिकली। यानी जब एक व्यक्ति का अनुरोध इफ़ेक्टिव होता है, उसकी जो रिक्वेस्ट होती है अगर वो इफ़ेक्टिव होती है तो डेफिनेटली वो दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन को, उनके थॉट्स को, उनके एक्शंस को जो पहला व्यक्ति है उसके ऑब्जेक्टिव के अनुसार चेंज हो जाती है। तो इस तरह से जो रिक्वेस्ट जो कर रहा है, रिक्वेस्ट करने वाला व्यक्ति दूसरों के ओपिनियन को, उनके व्यवहार को अपने अनुसार कर लेते हैं। तो यह कहलाता है परसुएशन अर्थात प्रेरणा। Let's see the definition of persuasive letters. The persuasive letters are written to convince an organization or person to accept the issue of the author or sender, interest or perspective. So it can be written for any kind of organization, maybe a individual, maybe any company, maybe any NGO, for anything. Okay. बेसिस ऑफ परसुएसिव लेटर्स यानी प्रेरक पत्रों के क्या आधार हो सकते हैं। प्रेरित करने वाले जो लेटर्स होते हैं उनका मैसेज लॉजिकली ट्रस्टवर्दी और आधिकारिक जो तथ्य होते हैं उन पर आधारित होता है और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है विज्ञापन के लिए, उन उत्पादों को बेचने के लिए, कंपनी की गुडविल को बढ़ाने के लिए। तो प्रेरक संचार को इफ़ेक्टिव करने के लिए उसे बहुत से वैल्यूज़ का सहारा लेना होता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे पत्रों के आधार को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज मोटिव्स ऑफ कम्युनिकेटर अर्थात संचार करने वाले की प्रेरणा। इसमें प्रेरक संचार उतना ही अधिक इफ़ेक्टिव माना जाता है जितनी कम जो सेंडर है उसके उद्देश्य, उसकी नीड, उसकी मोटिव्स जितनी अनक्लियर होगी, जितनी अस्पष्ट होगी, उतना ही ज़्यादा उस प्रेरक संचार इफ़ेक्टिव माना जाता है। ठीक है, इसे फिर से इस तरह से समझ सकते हैं। व्हेन द रिसेप्टर्स ऑफ मैसेज duly understands intentions and objectives of the person persuading, they tend to be influenced in a lesser degree. Okay, the next one is emotional process. Emotional process is very important in persuasive communication. Fear inducing appeal for doing changes in attitude can also be used. इस प्रकार की अपील में इस तरह के सुझाव दिए जाते हैं कि यदि रिसीवर ने कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड नहीं यूज़ किया या जिस कार्य की सिफारिश की गई थी वह नहीं किया तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत टेरिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरह के लेटर्स के लिए, इस तरह के सिचुएशंस के लिए परसुएसिव लेटर्स बहुत अधिक इफ़ेक्टिव बन जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। मैसेज का जो सोर्स होता है उसकी क्रेडिबिलिटी जितनी अधिक होगी उसकी प्रेरणा का प्रभाव उतना ही अधिक पड़ेगा। ओके, so it has become crystal clear by virtue of studies made in this direction that persuasive communication increase its influence in proportion to the credibility of the source of the message. That means communicator is the source of message.
ठीक है। तो जो कम्युनिकेटर है उसकी उसकी प्रतिष्ठा उसकी पद से संबंधित होती है और इसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि उस मैसेज का जो है पुष्टिकरण कर लिया जाए। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि यदि एक व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष है तो निश्चय ही पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता की अपेक्षा वह अधिक विश्वसनीय स्रोत माना जाएगा, क्योंकि पार्टी में उसकी स्थिति और प्रतिष्ठा सर्वाधिक होती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, यानी उचित शब्दों का चुनाव करना। यदि प्रेरित करने वाले संचार के लिए उचित शब्दों का चुनाव किया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट लिसनर पर या रिसीवर पर बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, तो ये कुछ हैं बेसिस फॉर परसुएसिव लेटर्स। नाउ विल डिस्कस प्लानिंग फॉर द परसुएसिव लेटर्स। अगेन जो परसुएसिव लेटर्स हैं उनकी जो प्लानिंग है वो दो तरह से की जा सकती है, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच अर्थात उसका प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष तरीका। इसमें श्रोता जो है या रिसीवर जो है उसको बहुत अधिक प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रिसीवर के कुछ ज़्यादा अपोज करने की इसमें कोई सिचुएशन नहीं होती है। तब ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट लेटर्स लिखे जाते हैं। इसके लिए इस लेटर्स को इसकी प्लानिंग तीन तरीके से की जा सकती है, तीन भागों में जिसे बांटा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज मेन आइडिया। सबसे पहले सीधे सीधे जो मुख्य विचार है उसका स्टेटमेंट प्रस्तुत कर दिया जाता है। ओके, द सेकंड पार्ट इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन अर्थात उसकी व्याख्या। इस भाग में मुख्य विचार के समर्थन में जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स की आवश्यकता होती है उन्हें प्रेजेंट कर दिया जाता है। ओके, एंड द थर्ड पार्ट दैट इज एंडिंग, समापन। इसमें बहुत ही पोलाइटली, शिष्टतापूर्वक भविष्य में सहयोग करने का आश्वासन देते हुए बहुत ही फ्रेंडली मैनर में इसको रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया जाता है। ये है डायरेक्ट अप्रोच। नाउ विल सी द इनडायरेक्ट अप्रोच अर्थात अप्रत्यक्ष विधि। कोई स्पेशल सिचुएशंस जब ऐसे क्रिएट हो जाती है तब उस कंडीशन में इनडायरेक्ट अप्रोच का यूज़ किया जाता है। यानी लगता है कि अगर रिसीवर जो है उसका अपोज कर सकता है, किसी तरह की उसको आपत्ति हो सकती है, तो इस बात को कहने के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह के लेटर्स के लिए इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ की जाती है। जो इनडायरेक्ट अप्रोच है उसको प्राय ये जो AID है उसके आधार पर इसकी प्लानिंग की जाती है। AIDA स्टैंड्स फॉर A फॉर अटेंशन अर्थात ध्यान। यानी जो परसुएसिव लेटर्स जो होते हैं उनका बहुत जो फर्स्ट पार्ट होगा वो अटेंशन वाला होगा। यानी सबसे पहले जो रिसीवर है, रिसीवर का ध्यान जिस तरफ आकर्षित हो इस तरह का स्टेटमेंट उसमें दिया जाता है और उसका ध्यान डेफिनेटली जो उसके खुद के इंटरेस्ट की बात होगी, उसके खुद के बेनिफिट की जो बात होगी, ऐसा स्टेटमेंट ही होगा जिसमें उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है। द सेकेंड पार्ट विल बी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी रुचि। इस भाग में संबंधित जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उन्हें दे दिए जाते हैं ताकि रिसीवर को एक साइकोलॉजिकली तरीके से उसे अपील किया जा सके, उसे प्रभावित किया जा सके। द थर्ड वन इज डिज़ायर यानी इच्छा। ये मुख्य विचार वाला भाग होता है, थर्ड पार्ट। इसमें रिसीवर के सामने कोई प्रपोजल बहुत ही लॉजिकल ढंग से रखा जा सकता है और इस तरह अट्रैक्टिव तरीके से इसे प्रस्तुत किया जाता है कि रिसीवर इस पर अपनी स्वीकृति देने की इच्छा प्रकट करने लगे। फाइन। द नेक्स्ट वन इज एक्शन, द लास्ट वन जो इसका फोर्थ पार्ट होगा लेटर का, उसमें कार्यवाही या उसका समापन कर दिया जाएगा। इसमें इच्छित कार्यवाही कराने के लिए रिसीवर से उसके लाभ के लिए क्लियर अपील की जाती है ताकि वो अपनी इस पर एक्सेप्टेंस दे सके। तो ये है इनडायरेक्ट अप्रोच ऑफ परसुएसिव लेटर्स। नाउ वील डिस्कस काइंड्स ऑफ परसुएसिव लेटर्स। किस तरह के लेटर्स हो सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट टू फेवर सम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, किसी भी पर्टिकुलर उत्पाद या सेवा के संबंध में अनुरोध किया जा सकता है। रिक्वेस्ट बाय एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर,
कर्मचारी के द्वारा भी हो सकता है या नियोक्ता के द्वारा भी किसी तरह की रिक्वेस्ट की जा सकती है। रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, और कुछ इस तरह की रिक्वेस्ट भी हो सकती है जिसमें अधिक समय या अधिक जो है पर्सनल एफर्ट्स की आवश्यकता होती हो, तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। द नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट फॉर रिकॉन्सिलेशन, रिफॉर्म और अमेंडमेंट्स। किसी तरह का कोई समायोजन करना हो, सुधार करना हो, या कोई पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस करना हो, उसके लिए रिक्वेस्ट लिखा जा सकता है। एंड रिक्वेस्ट फॉर बिजनेस और सेल्स प्रमोशन, यानी विक्रय वृद्धि के लिए किसी तरह के बिक्री पत्र लिखे जा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज लेटर फॉर रिकवरी और रियलाइजेशन ऑफ अनपेड अकाउंट, और कोई बकाया वसूली होती है उसके लिए तकादे के पत्र भी लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह के कई तरह के लेटर्स हो सकते हैं जो प्रेरक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।